गैसियस स्टेट है ना। तो वो स्टेट्स ऑफ मैटर वाला यही चैप्टर है क्या? हाँ, स्टेट्स ऑफ मैटर वाला यही चैप्टर है। मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर की 3 स्टेट्स होती है, गैस, लिक्विड और सॉलिड, जिसमें से गैसियस स्टेट अपन 11th में पढ़ते हैं और सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट 12th में पढ़ते हैं। ठीक है। Yes. तो स्टेट्स ऑफ मैटर इसको कह लेते हैं, या इसको मतलब वैसे स्टेट्स ऑफ मैटर इसको कहते हैं एनसीईआरटी में, वैसे ही गैसियस स्टेट है ना। मतलब एक्चुअल में इसमें गैसियस स्टेट ही बताया गया है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले गैसियस स्टेट मतलब गैस मतलब होता है मैटर की वो स्टेट जिसमें पार्टिकल्स काफी दूर दूर रहते हैं। ठीक है। डेफिनेशन अभी अपन लिखेंगे टेक्निकली, अभी बस मैं एक दोनों वर्ड्स की फीलिंग दे रहा हूँ कि मतलब क्या होता है दोनों का। ठीक है। तो गैस मैटर की वो सिचुएशन जहां पे मैटर के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो काफी दूर दूर रहते हैं सॉलिड और लिक्विड की तुलना में। बाकी आइडियल गैस जो है वो गैस को ही दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, आइडियल सिचुएशन और रियल सिचुएशन, है ना। तो आइडियल सिचुएशन में जब हम किसी गैस को कंसीडर करते हैं तो उसको आइडियल गैस बोला जाता है, और जब हम उसमें रियलिटी कंसीडर करने लगते हैं तो वो रियल गैस बोला जाता है, जो कि अपन इस चैप्टर में देखेंगे आगे दोनों चीजें, है ना। तो अभी आपको उस चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है फिलहाल। तो गैसियस वर्ड का मतलब सबको समझ में आ गया होगा। स्टेट मतलब होता है स्थिति, है ना, सिचुएशन। तो बेसिकली हम गैसियस स्टेट की बात इन डिटेल इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैटर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपन को एक बेसिक जानकारी पता होना चाहिए मैटर के बारे में, है ना। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज मैटर, राइट। ये तो अपन ने 10th में पढ़ा था। तो मैटर इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि हम मैटर में मास की बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैटर एटम्स से मिलके बना होता है ना। ये बातें तो अपन पुराने चैप्टर्स में भी कर चुके हैं। तो मैटर एटम से मिलके बना होता है। तो अब वो जो एटम्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने पास पास हैं, कितना दूर दूर है, उसके बेसिस पे 3 स्टेट्स बताए जाते हैं मैटर के। मैटर की 3 स्थितियां, है ना। एक स्थिति जब मैटर जो है वो बहुत कड़क या ठोस रहता है, जिसमें पार्टिकल्स बहुत पास पास रहते हैं, उसे सॉलिड स्टेट बोला जाता है, मैटर की सॉलिड सिचुएशन, है ना। फिर एक होती है लिक्विड सिचुएशन, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। और तीसरी होती है गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, जो कि इन डिटेल अपन अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। और भी होती है जैसे प्लाज्मा, वो बीईसी यस वगैरह, सर। है ना, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है। अपने सिलेबस में मेनली इतने ये 3 स्टेट्स हैं मैटर के। सब वो कॉलेज में पढ़ाते हैं? ये एक तो एनसीईआरटी में शायद किसी क्लास में किसी बॉक्स में दिया हुआ है, 9th में दिया है कि हाँ 10th में। 9th में था सर, दिया हाँ, तो 9th में। वो कॉलेज में भी नहीं नहीं उस पढ़ाते यार। वो अगर 10th में नहीं। कॉलेज में भी नहीं पढ़ाते वो, कॉलेज में तो फिर डिपेंड करता है ना, अगर तुमने केमिस्ट्री में एमएससी करने के लिए वो ऑप्ट किया है तो उसमें फिर शायद पढ़ाते होंगे। बाकी जैसे नॉर्मल यस। कन्वेंशनल जो ब्रांचेस हैं उसमें तो नहीं पढ़ाया जाता है ना। तो अब अपन इनको पहले एक बेसिक लेवल पे कंपेयर कर लेते हैं, तीनों में फर्क क्या होता है, उसके बाद अपन गैसियस स्टेट को पकड़ के इसको अपन थ्रू आउट द चैप्टर स्टडी करेंगे। ठीक है। काफी सारी बातें तो अपन को पता है, जूनियर क्लासेस में अपन ने पढ़ी हुई है। जैसे सॉलिड में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा गैप बना के लिख देते हैं। वेदांशु, यू कांट लिसन ब्रदर, आई कांट हेल्प इन दैट रिगार्ड यार। मतलब दैट माइट बी ड्यू टू पुअर नेटवर्क इन योर एरिया, क्योंकि आई गेस बाकी लोगों को तो आवाज मेरी क्लियर आ रही है, राइट। यस सर। कंफ्यूजन होने लगती है। क्या क्या चंद्रवान, क्या कह रहे हो? बीच बीच में दिक्कत आने लगती है, मतलब मेरा बार बार कनेक्टिंग बताने लगता है। आज के लेक्चर में ज्यादा दिक्कत आ रही है क्या रोज से? सर अभी मेरा भी एक बार आया था अभी कनेक्टिंग, तो अभी उसके बाद भी एंटर करने में मतलब तुम लोग देख लो, आराम से बता दो, अगर आज के लेक्चर में ज्यादा दिक्कत लग इतना रही नहीं है तो आया। अपन इसको कल भी, मतलब कल तो खैर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, परसों कर सकते हैं। नहीं सर कर ही लेते हैं आज, वरना फिर बहुत सारे पेंडिंग हो जाएंगे। हाँ मतलब तुम्हें दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन मैं बाकी लोगों का भी देख रहा हूँ, अगर ज्यादा लोगों को तो दिक्कत नहीं आ रही।
वेदांशु यार ट्राई करो, मतलब जितना समझ में आए उतना तो सुन ही लो, जहां जहाँ पे थोड़ा लैग कर जाए उसका टाइम नोट कर लेना और उसको फिर रिकॉर्डिंग में देख लेना यार, इतना भाई अपन कर सकते हैं ना। तो ठीक है, अपन आगे तो बढ़ाते ही हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना, ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेसिस पे अपन तीनों में कंपैरिजन कर रहे हैं ना। तो जैसे अट्रैक्टिव फोर्सेस, सॉलिड जो है उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस कैसी होती है, बहुत बताओ। ज्यादा। लार्ज जानना होता लार्ज है। होती है ना, ज्यादा होती है, सिंपल सिंपल पॉइंट्स है ये, है ना। इसमें स्मॉल होती है और इसमें होती है ऑलमोस्ट जीरो, है ना। जिस जिसको टेक्निकल इश्यूज लग रहा होगा वो एक बार एग्जिट करके दोबारा एंटर करके देख लेना, है ना, इतना ये भी मतलब एक चीज कर सकते हो। फिर अगर अपन थर्मल मोशन की बात करें तो सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स रहते हैं वो तो फिक्स्ड रहते हैं, उनमें मोशन होता नहीं है ना। तो इसमें लगभग हम कहेंगे कि सॉलिड पार्टिकल्स जो है बिल्कुल भी मूव नहीं करते, ऑलमोस्ट जीरो। फिर लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड में थर्मल मोशन होता है ना। सो थर्मल मोशन क्या है, नॉर्मल मोशन सेम ही है क्या? थर्मल नॉर्मल मोशन थर्मल मोशन हाँ सेम ही है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स मूव कर सके उसको यहाँ पर हाँ थर्मल मोशन बोला गया है ना। तो सॉलिड में टेम्परेचर बढ़ाने से इतनी जल्दी तो मूव करते नहीं है वो, अनलेस अपन मेल्टिंग पॉइंट तक ना पहुंच जाए, है ना। यस। जब तक अपन सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच रहे तब तक वो ऐसे ही रहेगा जिस स्थिति में वो है। तो इसमें तो थर्मल मोशन होता ही नहीं है। लिक्विड में जरूर, जैसे जैसे अपन लिक्विड को गर्म करने लगते हैं तो पार्टिकल्स तेज तेज मूव करने लगते हैं लिक्विड के इधर उधर, है ना। और यस। गैसेस गैसेस में तो वेरी हाई थर्मल मोशन होता है। तो इनकी मोशन को ब्राउनी मोशन कहते थे ना? लिक्विड के वो हाँ जिगजैग होता था कुछ। ब्राउनिंग लिक्विड नहीं, ब्राउनियन मोशन एक्चुअली, गैसियस। हाँ गैसियस के लिए ब्राउनियन मोशन कह सकते हो, जो जिगजैग मोशन है उसको ब्राउनियन मोशन अपन कह सकते हैं, है ना। तो और प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अपन कंपेयर कर लेते हैं। थर्मल मोशन की वजह से वॉल्यूम की हम बात करें, किसी को अगर लगेगा तो बता देना, है ना, कि किसी पॉइंट को अगर डिटेल में एक्सप्लेन करना हो तो। वैसे सिंपल सिंपल पॉइंट्स है तो मैं मान के चल रहा हूँ समझ में आ रहे होंगे। जैसे सॉलिड में जो वॉल्यूम है वो रहती है फिक्स्ड, है ना। सॉलिड एक बार जितनी जगह में सेट हो गया वो हो गया, तो इसकी फिक्स्ड रहती है यस। वॉल्यूम। फिर लिक्विड में ऑक्यूपाइज द शेप ऑफ ऑक्यूपाइज द कंटेनर, है ना। इसकी वॉल्यूम तो फिक्स्ड रहती है, मतलब लिक्विड जैसे अगर 10 लीटर है तो वो 10 लीटर ही रहेगा, है ना। लेकिन इसकी वॉल्यूम की खास बात ये रहती है कि ये कंटेनर के शेप को ऑक्यूपाई कर सकता है लिक्विड, है ना। सॉलिड में ये चीज नहीं हो पाती। तो और बाकी गैस में क्या होता है, गैस में जो वॉल्यूम है, कोई भी गैस जिस कंटेनर में रखी गई है वो उस कंटेनर की पूरी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है ना। तो वॉल्यूम गैस में अपन क्या लिखेंगे, इंटायर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, है ना, इंटायर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। सर इसे जरा एक्सप्लेन कर दीजिए, एंटायर वॉल्यूम कंटिन्यूस कैसे। ये यार इसमें ये सिंपल सा ऐसा एक्सप्लेनेशन है कि जैसे ये बॉटल अगर है ना, और उसमें मान लो हवा भरी हुई है, तो ये जो हवा है ये बॉटल के पूरे हिस्से में फैल जाएगी, है ना। ये तो मानते हो ना, मतलब ऐसा नहीं होने वाला कि आधे हिस्से में हवा है और आधा हिस्सा खाली है, राइट। और सर लेकिन पार्टिकल्स का साइज साइज कैसे बढ़ गया सर? पार्टिकल्स का साइज बढ़ा ही नहीं, पार्टिकल्स का साइज कहाँ बढ़ा, पार्टिकल्स का इसमें ऐसा मतलब सर यही। कंप्रेस हो जाते हैं। जैसे जैसे मान लो कि ये मान लो एक 10 लीटर का कंटेनर है ना। 10 लीटर का एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की अपन बात करें, 10 लीटर का कंटेनर है जिसमें 6 मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, है ना, जो 6 मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं। इस कंटेनर को अगर आप कंप्रेस करके 1 लीटर का बना दो, है ना, कंप्रेस कर दो, मतलब ये जो बाउंड्री है इसको नीचे दबा दो, तो ये ऐसे 1 लीटर बन जाएगा। जो कंटेनर की वॉल्यूम है वो 1 लीटर हो जाएगी। अभी भी इसमें 6 मॉलिक्यूल्स हैं। तो बस फर्क क्या होता है कि पहले गैस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे और बाद में वो पास पास आ जाते हैं, ठीक है। तो गैस में वॉल्यूम को लेके फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, जितनी वॉल्यूम गैस के मॉलिक्यूल्स को मिलेगी वो उतने वॉल्यूम में फैल जाता है, सीधी सी बात ये है। समझ में आया चंद्रभान?
सर लेकिन सर पार्टिकल्स तो उतने ही रहेंगे सर, फैले ही कैसे गैस मतलब। और सर टेम्परेचर वो भी चेंज नहीं कर रहे हैं अपन, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे, लेकिन तुमने वॉल्यूम की लिमिट लगा दी ना भाई। अब अगर तुमने बाउंड्री ये डिसाइड ही कर दी, गैस के देखो, गैस के और सॉलिड के पार्टिकल में क्या फर्क होता है मॉलिक्यूलर लेवल पे। जैसे ये मान लो ये कोई सॉलिड है ना, ये मान लो कोई सॉलिड है, तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे एटम्स से मिलके बना होगा, है ना, जो एकदम एक दूसरे से चिपक के होंगे, चिपके हुए, तभी सॉलिड इतना हार्ड होता है, क्योंकि जो मैटर है वो बहुत पास पास होते हैं एक दूसरे के। ये बात सही है। यस। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जैसे इसको मैं थोड़ा जूम करके बनाऊं, तो एक मैटर के पार्टिकल, मतलब इसको एटम बोल दो या मॉलिक्यूल बोल दो, और दूसरे पार्टिकल में गैप ही नहीं होता है बिल्कुल भी, तो आप सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हो। कंप्रेशन तभी पॉसिबल होता है, ये बहुत लॉजिकल सी बात है, अगर अगर दो एटम या दो मॉलिक्यूल दूर दूर हैं तो उनको पास पास लाया जा सकता है ना। लेकिन अगर वो पहले से ही पास पास है, मतलब पहले से ही वो क्लोजेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस पर हैं एक दूसरे के, तो इन दोनों को इससे ज्यादा पास लाया नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड स्टेट में जब एटम्स या मॉलिक्यूल एकदम पास पास होते हैं, एकदम सटे हुए होते हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पर स्पेस ही नहीं है इसकी वॉल्यूम को चेंज करने का, स्कोप ही नहीं, यहाँ पे गुंजाइश नहीं है ना। लेकिन गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से, तो इनके बीच में स्पेस इतना ज्यादा रहता है कि गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। द बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में मीथेन के मॉलिक्यूल्स को इतना ज्यादा कंप्रेस किया जाता है कि वो गैस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारी जो सिलेंडर में जो गैस रहती है वो एक्चुअली लिक्विड स्टेट में रहती है। अगर तुमने कभी फील किया हो तो सिलेंडर को अगर बजा के देखोगे तो उसमें से बजने की आवाज आएगी, पानी जैसी। तो फायदा क्या रहता है मतलब लिक्विड में कन्वर्ट करने का? फायदा ये रहता है कि भाई बहुत कम वॉल्यूम में आपने बहुत सारा मैटर इकट्ठा कर लिया ना। मतलब जो आपका सिलेंडर रहता है उसकी कितनी कैपेसिटी होती है, 20 लीटर शायद, किसी को उसकी कैपेसिटी पता पता है क्या? नहीं। तो चलो फॉर एग्जांपल मान लो कि उसकी कैपेसिटी 20 लीटर की है, तो ये जो 20 लीटर है, ये एक्चुअली इसके जो सिलेंडर के जो डायमेंशंस है, इसको थोड़ा सा अपन अच्छे से बना देते हैं सिलेंडर को, 1 लीटर को। गैस लिक्विड से कम भरती है क्या? गैस लिक्विड से, मतलब जितना मतलब उतने सिलेंडर में लिक्विड ज्यादा भर जाएगा और गैस कम? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, ऐसा तो होगा ही ना भाई। जैसे ये सिलेंडर है ना, तो मान लो इसमें ये सिलेंडर, इसके ये जो कंटेनर है सिलेंडर का, इसकी वॉल्यूम 20 लीटर है ना। मतलब ये 20 लीटर मैटर को अपने अंदर इकट्ठा कर सकता है। अब अगर तुम उसमें गैसियस स्टेट में भरोगे इसको, तो प्रॉब्लम ये, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर रहेंगे, है ना। तो कम मॉलिक्यूल्स गैस के आ पाएंगे। ध्यान से सुनना, अगर आप गैसियस स्टेट में ही इसको भरोगे सिलेंडर में गैस को, तो गैस के कम मॉलिक्यूल्स आ पाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अपन वैल्यू अज्यूम करें कि जैसे मान लो 500 मॉलिक्यूल्स आ पा रहे हैं, है ना। वही अगर आप इसमें मॉलिक्यूल्स को बहुत ज्यादा ठूस दो, मतलब मॉलिक्यूल्स को बहुत क्लोजली पैक कर दो, तो क्लोजली पैक कर दोगे तो उसी उतनी ही जगह में ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे ना। सर तो और गैस नहीं भर सकते क्या उसमें, मतलब स्पेस है अगर तो? हाँ तो भर दिया जाता है ना, इसलिए तो एलपीजी का जो सिलेंडर रहता है वो ऑलमोस्ट फुल रहता है। नहीं नहीं, गैसियस स्टेट में कह रहा हूँ मैं सर, बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए। और गैस पर जो 500 है फिर भी जगह है, तो और भर सकते हैं ना उसमें अपन गैस के मॉलिक्यूल्स। 500 है फिर भी जगह है, तो हाँ तो भरते हैं ना, मतलब वही तो मैं बता रहा हूँ कि भरते ही हैं। जो एलपीजी का जो अपना सिलेंडर रहता है उसमें लिक्विड स्टेट में इसलिए कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स इतने पास पास रहते हैं कि वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब ऐसा है देखो, मैटर कौन सी स्टेट में है वो एक्चुअली बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, जिसमें से एक एक फैक्टर होता है इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ध्यान से सुनना, है ना। मैटर कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड में कि लिक्विड में कि गैस में, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मैटर जिन एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बना है उन दोनों में डिस्टेंस कितना है। मतलब दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स। इसमें और भी फैक्टर होते हैं, प्रेशर भी होता है, टेम्परेचर भी होता है ना, जिसकी बात अपन ड्यूरिंग द चैप्टर करेंगे वो, क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा टेक्निकल चीज है।
प्रेशर टेम्परेचर तो सर होता ही है। एक मिनट रुको, मेरे को बात खत्म करने दो। प्रेशर टेम्परेचर तो होता ही है, साथ में इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल डिस्टेंस भी होता है। तो अगर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो जो मॉलिक्यूल का नेचर है वो गैसियस स्टेट, सॉरी जो मैटर का नेचर है वो गैसियस स्टेट में होता है। अगर इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस या इंटर पार्टिकल डिस्टेंस थोड़ा सा कम है तो जो मैटर है वो जनरली लिक्विड स्टेट में रहेगा। ये मैंने उल्टा बोल दिया, अगर मॉलिक्यूल दूर है तो गैसियस स्टेट, थोड़ा सा पास है तो लिक्विड स्टेट, और एकदम अगर चिपके हुए हैं एक दूसरे से, है ना, इतने ज्यादा चिपके हुए हैं कि वो मूव करने की स्थिति में ही नहीं है, तो फिर ऐसी स्टेट को सॉलिड स्टेट बोलते हैं। तो अभी जो तुम डाउट पूछ रहे थे संकेत, अब यहाँ पर बात यही है कि जब अपन इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स, मतलब एलपीजी में मेनली मीथेन भरी हुई होती है, तो मीथेन के मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा भर दिए जाते हैं, इतनी कम जगह में इतने ज्यादा मीथेन के मॉलिक्यूल्स भर दिए जाते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स इतने पास पास हो जाते हैं कि वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसा भी कह सकते हैं ना, प्रेशर बढ़ जाता है तो लिक्विफाइड हो जाते हैं। हाँ, प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर बढ़ा के तो उसको लिक्विफाई किया जाता है। हाँ ठीक है ना, हाई प्रेशर पे इसको कंप्रेस किया जाता है, इसलिए इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी बोला जाता है। मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज अनदर टाइप ऑफ गैस, है ना। तो सर उसमें इसमें भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे फिर? मतलब किस चीज के साइड इफेक्ट? तो मतलब कंप्रेस करने में तो हाँ, मतलब उसके किस टाइप के साइड इफेक्ट थोड़ा बताओ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। साइड इफेक्ट मतलब किस सेंस में? बायोलॉजिकली, फिजिकली, केमिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, किस सर टाइप का? केमिकली। केमिकली नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। साइड इफेक्ट इसलिए नहीं होगा, साइड इफेक्ट तभी हो सकता है, एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ। जैसे किसी कंटेनर में अगर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है पहले से, और इसमें आप कोई दूसरी टाइप की गैस मिक्स कर रहे हो, तो साइड इफेक्ट ऐसे हो सकता है कि फिर ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करके वाटर बना देगी, तो आपका केमिकली चेंज हो गया, है ना। आपका टारगेट था हाइड्रोजन गैस को इकट्ठा करना, लेकिन गलती से अगर आपने ऑक्सीजन गैस उसमें मिक्स कर दी, तो हो सकता है कि वो वाटर बन जाए, तो यहाँ पर आपका केमिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, अपन तो Yes, सेम sir. टाइप की गैस को मिक्स कर रहे हैं ना, पहले से भी मीथेन थी, उसमें फिर अपन मीथेन ही मिक्स कर रहे हैं, तो सेम टाइप की गैसेस एक दूसरे, मतलब सेम गैस एक दूसरे से थोड़ी ना रिएक्ट करेगी, तो उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं Yes. होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। सर बताओ, अब बोलो कौन बीच सर में? अगर अपन कोई भी गैस को कंप्रेस करेंगे सारी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। हाँ, सारी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और ज्यादा कंप्रेस करोगे तो लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये वही है ना, कंडेंसेशन प्रोसेस जिसे बोलते हैं। कंडेंसेशन सुना होगा ना, गैस को अगर आप यस कंडेंस सर। तो वो लिक्विड में होती है, और लिक्विड को अगर आप यस सर। कंडेंस करने लगो तो सॉलिड में होता है, सॉलिड को इवेपोरेट करने लगो तो वो लिक्विड में जाने लगता है, लिक्विड को इवेपोरेट करने लगो तो वो गैस में जाने लगता है ना। ओके सर। और बताओ, और कोई डाउट है इस पॉइंट में? बाकी क्या पूछ रहे हैं कि सर गैस वेरिएबल नहीं हो सकती। हाँ चलो, वो तो मैंने क्लियर कर दिया। तो वॉल्यूम वाले पॉइंट पे अपन थे, है ना, तो आई होप ये पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा। सॉलिड जो है उसमें उसकी वॉल्यूम फिक्स रहती है। इसको मैं देखो डायग्रामेटिकली तुम्हें थोड़ा बता भी देता हूँ कि अपन कहना क्या चाह रहे हैं। हाँ संकेत, मेंस का पेपर, हाँ हाँ देखा ना मैंने। सर उसमें ऐसे क्वेश्चन है जो हम कर सकते हैं, मतलब मूल कॉन्सेप्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर या उसके स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन है यार, एक आध क्वेश्चन था शायद, एक या दो था, मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा। एक दो क्वेश्चन तो हैं जो तुम कर सकते हो। सो जैसे आरजी सर ने अभी करा था, मतलब जितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं उन्होंने मतलब भेजे थे हमें। अच्छा, तो आप भी चल भेज फिर देना। ये एक्टिविटी फिर अपन कल कर लेंगे, है ना। यस। ये वैसे सही चीज है, तुम लोग को करवा सकते हैं, तो कल मैं पेपर ले लूंगा और अपन उसको कल देख लेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे एक अपन 3 कंटेनर ले लेते हैं, तीनों का वॉल्यूम सेम है ना। ये 3 कंटेनर, तीनों का वॉल्यूम सेम है, मान लो इसका भी वॉल्यूम 10 लीटर है, इसका भी वॉल्यूम 10 लीटर है, और इसका भी वॉल्यूम 10 लीटर है, ठीक है। अभी जैसे मान लो आपने सॉलिड इसमें रख दिया, सॉलिड, है ना। यहाँ पर आपने मान लो सॉलिड रख दिया, सॉलिड के नाम पे कुछ भी हो सकता है। मान लो आपने एक ब्रिक रख दिया है ना, ब्रिक मतलब ईंट, यस। ठीक है।
यहाँ पर फिर आपने मान लो इसमें कुछ आपने पानी भर दिया इतने पोर्शन में, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे पहले वैक्यूम था, है ना। वैक्यूम मतलब सब समझते हो ना, वैक्यूम मतलब एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे। यस यस सर। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर भी वैक्यूम था, यहाँ पर भी वैक्यूम था और यहाँ पर भी वैक्यूम था। उसके बाद अपन ने यहाँ पे ये ईंट रख दी इसके अंदर अपन ने 1 लीटर पानी भर दिया और इसके अंदर अपन ने होल करके अपन ने गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स छोड़ दिए, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जैसे मान लो आप 1 लीटर की अगर ब्रिक रखोगे, मान लो कि ये जो ब्रिक है इसकी वॉल्यूम 1 लीटर है ना। तो इसकी वॉल्यूम क्या बाहर भी 1 लीटर थी, और जब इसको इसके अंदर रखा इस कंटेनर के अंदर, तब भी इसकी वॉल्यूम 1 लीटर है ना। तो सॉलिड की वॉल्यूम तो फिक्स रहती है, तो इसलिए जो ब्रिक की वॉल्यूम थी वो बाहर भी 1 लीटर थी, अंदर भी 1 लीटर है। लिक्विड की वॉल्यूम भी फिक्स रहती है। मान लो 1 लीटर पानी की, जो 1 लीटर की बोतल आती है ना, उसमें 1 लीटर पानी भरा हुआ था और आपने वो पूरा का पूरा पानी इसमें उल्टा कर दिया इस कंटेनर में। तो जो पानी है वो ऐसे नीचे नीचे इकट्ठा हो जाएगा, वाटर की वॉल्यूम तो चेंज होगी नहीं, 1 लीटर ही रहेगी, ठीक है। गैस के साथ लेकिन ऐसा नहीं होगा। मान लो इसी तरह की एक बॉटल में मान लो हवा भरी हुई थी, तो आपने क्या किया, आपने इस बॉटल का ढक्कन खोल के उसको इससे कनेक्ट कर दिया, तो और हवा जितनी है उसको आपने पूरा यहाँ पे अंदर खींच लिया। तो अब एयर क्या करेगी, एयर पहले 1 लीटर वॉल्यूम में थी तो वहां पर भी वो आराम से रह लेगी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने एयर को इस कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया, तो अब जो गैस है उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 10 लीटर हो जाएगी, है ना, क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरे कंटेनर में बराबर फैल जाएंगे, है ना। तो गैस की जो वॉल्यूम है वो फाइनली कितनी हो जाएगी, 10 लीटर। सही बात है, इससे सब लोग एग्री करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लॉजिकल है। यस यस सर। सर एक डाउट है। हाँ, 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूं। तो ये एक्सपेरिमेंट इस बात को कंक्लूड करता है कि सॉलिड की वॉल्यूम जो आपने पहले 1 लीटर ली थी वो अभी भी 1 लीटर ही है, मतलब सॉलिड की वॉल्यूम फिक्स है। इसी तरह से लिक्विड की वॉल्यूम भी फिक्स है, क्योंकि भले ही कंटेनर 10 लीटर का है लेकिन उसमें जो पानी है वो सिर्फ एक साइड में 1 लीटर वॉल्यूम में पड़ा हुआ है, बाकी ऊपर का वॉल्यूम अभी भी खाली है। लेकिन गैस के केस में गैस ने इंटायर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लिया है, मतलब पहले वो 1 लीटर में थी, अभी जब उसको दिख रहा है कि उसके पास 10 लीटर की जगह है घूमने के लिए, तो वो पूरे 10 लीटर में फैल के 10 लीटर वॉल्यूम गैस ने ऑक्यूपाई कर लिया है। बोलो। सर अगर अपन किसी भी कंटेनर में, बड़े से कंटेनर में सर एक मॉलिक्यूल डालेंगे सर, तब क्या होगा? तब क्या होगा मतलब, कुछ नहीं होगा यार, वो एक मॉलिक्यूल घूमेगा इधर उधर, और क्या, यस है ना। पूरी ऑक्यूपाई थोड़ी ना कर पाएगा पर वो स्पेस। पूरा तो ऑक्यूपाई ऑफकोर्स नहीं करेगा, लेकिन वो पूरे में घूम सकता है, ट्रैवल पूरे में कर सकता है। अच्छा, वाटर नहीं कर सकता, वाटर डाले एक मॉलिक्यूल तो। हाँ, वाटर नहीं कर सकता, मतलब अगर वो लिक्विड स्टेट में या सॉलिड स्टेट में रहेगा तो वो नीचे पड़ा रहेगा, और अगर वो गैसियस स्टेट में रहेगा तो वो कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, राइट। मतलब मैंने वो तुम्हें बताया था ना कि यस ये जो सर। चीजें हैं ये इन एडिशन टू इंटर पार्टिकल डिस्टेंस प्रेशर और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है मैटर की स्टेट को डिसाइड करने के लिए, यस। है ना। तो ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, ये वॉल्यूम की बात हो गई। फिर इसकी ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं, लास्ट पॉइंट है इसमें। ज्योमेट्री कह लो या इसको शेप कह लो या इसको बाउंड्रीज कह लो। तो ज्योमेट्री, सॉलिड की ज्योमेट्री फिक्स रहती है ना, मतलब सॉलिड अगर पहले क्यूब था तो बाद में भी क्यूब ही रहेगा, अगर वो पहले क्यूबॉइड था तो बाद में भी क्यूबॉइड ही रहेगा, मतलब उसका जो शेप रहता है वो फिक्स्ड रहता है। लिक्विड के साथ ऐसा नहीं होता, है ना। पानी को अपन जिस कंटेनर में डालेंगे वो उस कंटेनर के शेप को अपना शेप बना लेता है, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री को अपन कह सकते हैं कि इसको ऐसे लिख लो, ज्योमेट्री ऑफ कंटेनर। कोई समस्या तो नहीं है किसी को इस बात में, ज्योमेट्री ऑफ नो सर कंटेनर। और सेम बात लिक्विड के लिए, सॉरी गैस के लिए एप्लीकेबल है, गैस में भी ऐसा ही होता है ना। गैस भी जैसा भी शेप होगा कंटेनर का पूरे पूरे में बराबर फैल जाएगी, तो इसमें अगेन ज्योमेट्री ऑफ कंटेनर, राइट। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं
सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में मैटर के, है ना। अब अपन बात करते हैं, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे या मेन अपने चैप्टर के पोर्शन पे। जो हमें पढ़ना है वो है गैसियस स्टेट, राइट। तो देखो गैसियस स्टेट में सबसे पहले हम बात करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन की, है ना। मतलब गैसियस स्टेट जो चैप्टर है, आप इसको ऐसे लिख लो, गैसियस स्टेट चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आइडियल गैसेस और रियल गैसेस। मैं दोनों में फर्क बताता हूँ, आइडियल गैसेस और रियल गैसेस, है ना। तो देखो, हाँ, तो आइडियल गैस, देखो आपने फिजिक्स में आप लोगों ने ये बात पढ़ी होगी कि सरफेस को फ्रिक्शनलेस अज्यूम किया जाता है, ये बात पढ़ी है, यस सर। यस है यस ना। सर। मतलब इस तरह की सिचुएशन आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी कि ये ब्लॉक रखा है, इस पे एक फोर्स इधर से F लग रहा है ना, और मतलब इधर से कोई F1 फोर्स लग रहा है, इधर से कोई F2 फोर्स लग रहा है, और ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। तो हर चीज इसमें अपन आइडियल मान लेते हैं, है ना। आइडियल सिचुएशन मतलब होता है सिंपल सिचुएशन, राइट। तो सिंपल सिचुएशन जैसे आप फिजिक्स में इसको ऐसे कर लेते हो आप लोग कि F1 माइनस F2 इज इक्वल टू, अगर इसका मास m है तो मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसमें अपन परफेक्ट, मतलब परफेक्ट आइडियल कंडीशंस मान लेते हैं कि भाई जो सरफेस है वो एकदम प्लेन है, वो एकदम स्मूथ है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर अपन ये दोनों फोर्स लगा के रखेंगे तो ब्लॉक जो है इसी एक्सेलरेशन के साथ मूव करता रहेगा, है ना, उसकी वेलोसिटी स्मूथली बढ़ती रहेगी। रियलिटी में ऐसा Yes. नहीं होता, ये बात आप लोग भी मानते हो कि जो सरफेस है, यस पहली चीज तो उसमें फ्रिक्शन होता है, दूसरी चीज उसमें वेरिएबल फ्रिक्शन होता है। वेरिएबल फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि गाड़ी अगर रोड पे चल रही है तो हो सकता है एक ऐसा पोर्शन आ जाए जो स्मूथ हो, आगे का पोर्शन ऐसा आ जाए जहां पे गड्ढा हो, फिर आगे का पोर्शन ऐसा आ जाए जो स्मूथ हो। तो द फ्रिक्शन कीप्स ऑन वेरिंग, राइट। अकॉर्डिंगली our acceleration as well as the velocity of our vehicle also varies, right। तो उसको अपन बोलते हैं रियल सिचुएशन, है ना। और आइडियल सिचुएशन ये जो अपन सिचुएशन को एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में कंसीडर कर लेते हैं, या आप ऐसा समझ लो कि जो छोटी मोटी चीजें हैं उसको अपन इग्नोर कर देते हैं, उसको अपन बोलते हैं आइडियल सिचुएशन। अब अपन मुद्दे पे आते हैं। ये तो अपन ने आइडियल और रियल वर्ड में फर्क क्या होता है ये मैंने थोड़ा फिजिक्स के हेल्प से समझाने की कोशिश की, क्योंकि फिजिक्स में शायद ये वर्ड यूज किया जाता है ना कि आइडियल कंडीशंस मानी जाती है। यस सर। अब देखो गैसेस में भी क्या होता है, आइडियल गैस और रियल गैस में ये फर्क है, गैस वही रहती है, उसको बस देखने का नजरिया थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे मान लो ये एक कंटेनर है, इसमें इस तरह से कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं, तो आइडियल गैस में ये माना जाता है कि जो गैस का पार्टिकल है उसकी कोई वॉल्यूम नहीं होती, है ना। मतलब गैस के पार्टिकल को आइडियल कंडीशन में एक पॉइंट की तरह ट्रीट किया जाता है, पॉइंट। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। गैस का पार्टिकल है जो है वो प्रॉपर अपने आप में एक स्फीयर होता है जो एटम्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है, तो उसका पूरा एक प्रॉपर शेप होता है ना। तो वो चीज होती है रियल कंडीशन। तो आइडियल कंडीशन में क्या माना जाता है कि गैस को पॉइंट मास माना जाता है। दूसरी चीज ये माना जाता है कि गैस का कोई मास नहीं होता, गैस के मॉलिक्यूल का, जबकि ये बात भी गलत है। रियलिटी में अगर आप देखो तो जैसे मीथेन को अगर अपन बोले, मीथेन CH4 मॉलिक्यूल, कार्बन एटम का मास है, हाइड्रोजन एटम का मास है, तो CH4 का भी कुछ मास होगा, जैसे अपन मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, ठीक है। और भी फिर इसमें इस तरह की चीजें अज्यूम की जाती है कि आइडियल कंडीशन में दो गैस पार्टिकल्स एक दूसरे पे कुछ भी फोर्स नहीं लगाते हैं। रियलिटी में ऐसा नहीं होता, ये अपन आगे जाके पढ़ेंगे, मतलब बहुत आगे जाके। इसको अब मैं अभी ऐसे ही ब्रीफ में बता रहा हूँ। रियलिटी में ऐसा नहीं होता, हर पार्टिकल किसी भी दूसरे पार्टिकल पे कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करता ही है, ठीक है। तो अभी जो अपन आइडियल गैस देखेंगे, मतलब चैप्टर जो है वो एक्चुअली 2 हाफ में डिवाइडेड है। आइडियल गैसेस हम पहले हाफ में देखेंगे, रियल गैसेस फिर हम सेकेंड हाफ में देखेंगे। तो आइडियल गैसेस में हम सिंपल कंडीशंस को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बस एक ओवरव्यू टाइप का दिया है अभी आप लोगों को। अब अपन टेम्परेचर आते भी हैं, कांस्टेंट रहता है क्या? टेम्परेचर भी वेरी करता है। PV = nRT अपन इक्वेशन पढ़ेंगे, उसमें अपन देखेंगे कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर एक साथ कैसे
डिपेंड होते हैं एक दूसरे पे, है ना। यस तो वो थोड़ा सा आगे की बात है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो चाहो तो कि ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अब अपन चैप्टर का पहला पार्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आइडियल गैसेस, है ना। तो चैप्टर का जो पहला पार्ट है वो है आइडियल गैसेस। तो सबसे पहले अपन लॉज से स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन से लॉज प्रपोज किए जो हमें आइडियल गैस इक्वेशन तक पहुंचने में मदद करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम साइंटिस्ट के लॉज देखना चालू करते हैं। पहला है बॉयल्स लॉ, है ना। आप लोग लिखना चालू करो। पहला है बॉयल्स लॉ, राइट। तो देखो बॉयल ने क्या कहा था। बॉयल ने ये कहा था मैथमेटिकली कि किसी भी गैस के लिए उसके प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है, बशर्ते कि आपने कुछ कुछ चीजें चेंज ना की हो। कौन कौन सी चीजें? कि जैसे आपने गैस का अमाउंट और उसका टेम्परेचर, है ना, ये चीजें आपने कांस्टेंट रखी हो। ठीक है। इसका मैं मतलब बता देता हूं क्या है। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई कंटेनर है, ठीक है, और ये फ्लेक्सिबल कंटेनर है ना। फ्लेक्सिबल कंटेनर का मतलब ये है कि ये एक पिस्टन है। पिस्टन मतलब आप समझते हो, जैसे अपनी अपना जो यस इंजेक्शन जो अपना रहता है ना, इंजेक्शन इज एन Yes, एग्जांपल sir. ऑफ फ्लेक्सिबल बाउंड्री सिस्टम, जहां पे जो बाउंड्री है वो फिक्स नहीं है ना। क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये मूव करता रहता है, ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो जब ये ऊपर नीचे होगा तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगी कंटेनर की, है ना। तो इस तरह के सिस्टम को अपन फ्लेक्सिबल बाउंड्री सिस्टम भी बोलते हैं। तो देखो इस तरह की सिचुएशन में मान लो कि आपने गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स को इंसर्ट कर दिया, है ना। इस तरह से मान लो गैस के अपन ने हाइपोथेटिकल सिचुएशन 6 मॉलिक्यूल्स इसमें डाल दिए। तो आपने अमाउंट ऑफ गैस फिक्स कर दी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6 ही हैं, तो गैस का अमाउंट फिक्स हो गया, है ना। और आपने मान लो टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा है। ठीक है, मान लो कि आप रूम टेम्परेचर पे इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो, तो टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा है ना, 298 केल्विन। आप मतलब ना तो आप नीचे से हीट वगैरह कर रहे हो, ना कूल वगैरह कर रहे हो, कुछ नहीं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कंटेनर रखा हुआ है, तो उसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब गैस का अमाउंट भी कांस्टेंट है, गैस का टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, है ना। कहने का मतलब ये कि इस सिचुएशन में अगर आपने 1 atm प्रेशर लगाया है और कंटेनर 10 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि 1 atm प्रेशर लग रहा है, मतलब ऊपर से जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो कितना होता है? 1 atm होता है। ये बात सबको पता है क्या? हाँ वन यस सर। Yes, sir. तो ऊपर से जो एटमॉस्फेयर या जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं या जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो इस सरफेस पे जो प्रेशर ऊपर से लगा रहे हैं, दैट इज 1 atm। ठीक है। तो और अगर ये क्या बोलते हैं इसको, अगर ये पिस्टन है ना, इसको अपन पिस्टन बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम बोलते हैं इसे, जिसमें ये होता है पिस्टन जो मूवेबल बाउंड्री रहती है, और ये होता है सिलेंडर। इस तरह के सिस्टम को पिस्टन सिलेंडर सिस्टम बोलते हैं। ये सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है। तो जब ये पिस्टन, अगर ऊपर से 1 atm का प्रेशर लग रहा है, ये सब बातें तो अपन को पता ही है। और अगर पिस्टन स्टेशनरी है ना, इस बात का क्या मतलब है, फिजिक्स आपने पढ़ी है कि अगर कोई At ऑब्जेक्ट rest. हाँ रेस्ट पर है तो ऊपर और नीचे से जो फोर्स लग रहा होगा वो बराबर होगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये पिस्टन अभी रुका हुआ है तो नीचे से जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी कितना प्रेशर लगा रहे होंगे? 1 atm, 180 राइट। Yes. तभी ये पिस्टन रुका हुआ है। अगर प्रेशर डिफरेंस होता तो ये पिस्टन तब तक मूव करते रहता जब तक प्रेशर डिफरेंस दोनों साइड सेम ना हो जाए, है ना। तो एक एक्सपेरिमेंट अपन कर रहे हैं जहां पे अपन ने देखा यस सर।
कि नॉर्मल सिचुएशन में जब हमने पिस्टन सिलेंडर सिस्टम को रखा तो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है पिस्टन सिलेंडर सिस्टम या गैस, वो 10 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है ना। अगर आप इस प्रेशर को बढ़ा के डबल कर दो, मान लो 1 एटीएम प्रेशर तो लग ही रहा है ना, ऊपर से मैं इसको प्रेस करना चालू कर दूं, ठीक है। मान लो ये जो पिस्टन है, मैंने अपना ऐसे हाथ, है ना, ये मैंने ऐसे अपना हाथ ऊपर से रखना चालू किया, तो मैं अपने हाथ से और कितना प्रेशर लगा रहा हूं ऊपर से, 1 एटीएम, ठीक है। तो ये 1 एटीएम प्लस 1 एटीएम मिलके 2 एटीएम हो जाएगा। तो ये जो पिस्टन है ये 2 एटीएम प्रेशर अपने ऊपर से एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा फिजिकली फील करने की कोशिश करो, जब ये 1 एटीएम प्रेशर पे जब ये यहाँ पे रुका हुआ था, तो 2 एटीएम प्रेशर पे इसका मतलब ये यहाँ पे नहीं रुका रहेगा, मतलब ये नीचे जाएगा, सही बात है, नीचे जाना चाहिए। यस सर। यस सर। तो ये नीचे जाएगा। अब नीचे जाएगा तो क्या होगा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी जल्दी टकराएंगे, है ना। पहले गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं, थोड़ा सा फिजिकली फील करने की कोशिश करना। सर वो पहले कंपाउंड हो जाएंगे। हाँ, पहले वॉल्यूम, ये 6 मॉलिक्यूल्स के लिए पहले ज्यादा जगह थी, तो इनको टाइम लगता था इससे टकराने में, है ना। ये पहले यहाँ जाते थे, टकराते थे, फिर वापस आते थे, फिर इससे टकरा के फिर वापस आते थे, तो इसमें टाइम लगेगा। जैसे ही आपने वॉल्यूम कम किया और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने ही है, तो अब ये जल्दी जल्दी टकराएंगे, प्रैक्टिकल बात है। तो जल्दी जल्दी टकराएंगे, इसका मतलब क्या होगा कि अब की सिचुएशन में जैसे ही ये पिस्टन नीचे मूव करने लगेगा, गैस का फोर्स या गैस का प्रेशर इस पिस्टन पे ग्रेजुअली बढ़ने लगेगा। ये बात मानते हो? बताओ भाई, मतलब इस बात से एग्री करते हो ना कि ऐसा होना चाहिए? सर एक और बार बोल दीजिए सर, समझ में नहीं आया था। मैं ये कह रहा हूं कि जब ये पिस्टन नीचे मूव करना चालू करेगा धीरे धीरे, तो इस पिस्टन पे जो नीचे से प्रेशर लग रहा है गैस का, वो बढ़ने लगेगा। हाँ यस सर। लॉजिकल बात है, होना चाहिए ऐसा। हाँ सर। यस सर। तो एक्चुअल में ऐसा है कि ये जो आपका पिस्टन है ना, ये जो आपका पिस्टन है, जो पहले मतलब अभी ऊपर से, पहले तो ये रुका हुआ था, अब ऊपर से इस पे 2 एटीएम का प्रेशर लगने लगा, और नीचे से गैस का कितना लग रहा है अभी, 1 एटीएम इनिशियली, सर तो मतलब गैस भी 2 एटीएम ही लगाने लगी। नहीं तो अभी नहीं लगाएगी ना, अच्छा शुरू इनिशियली अभी अपन ने t इज इक्वल टू 0, अभी अपन ने ये चीज करना चालू किया है। 1 एटीएम तो पहले से लग रहा था, अब अपन ने ऊपर से 1 एटीएम और जोड़ दिया, और अपन एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करना चालू कर रहे हैं ना, t इज इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा, ये जो पिस्टन है ये नीचे मूव करेगा, है ना। तो ये पिस्टन ऐसे, ये ऐसे नीचे मूव करेगा, है ना। मूव करके मान लो ये फाइनली यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो अब क्या होगा, ये जो 6 मॉलिक्यूल्स ऊपर थे उतने वॉल्यूम में, अब वो 6 मॉलिक्यूल्स 3 4 5 6 इस तरह से इतनी वॉल्यूम में आ जाएंगे। और ये कब तक मूव करता रहेगा, ये फाइनल टाइम कब तक ये ऐसे मूव करता रहेगा, ये तब तक मूव करता रहेगा जब तक जो गैस का प्रेशर है, 2 एटीएम लगा। गैस का जो प्रेशर है वो भी 2 एटीएम के बराबर हो जाए। द मोमेंट गैस का प्रेशर 2 एटीएम के बराबर हो गया, अब ये पिस्टन मूव करना बंद कर देगा, है ना। इसमें अपन ने नॉर्मल फिजिक्स लगाई है, फोर्स बैलेंस या प्रेशर बैलेंस किया है, यस सर। ठीक है। यस तो कहने का मतलब वही होता है अब कि अपन को ये बात समझ में आ गई कि जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया गैस पे, उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, यस सर। है ना। तो ये बात लॉजिकल है। इसी बात को बॉयल्स ने, उस बात को उन्होंने ऑब्जर्व भी किया, इसका स्टेटमेंट भी दिया, और फिर इसका मैथमेटिकल इक्वेशन भी दी, है ना। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आपने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस ली है और आपने टेम्परेचर चेंज नहीं किया है, तो प्रेशर वॉल्यूम में इस टाइप का रिलेशन होगा कि जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी 5 लीटर, है ना। बॉयल्स का ये कहना था कि प्रेशर अगर डबल हो गया तो वॉल्यूम उसकी आधी हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया लॉजिकली? सर और Yes. प्रेशर लगाएंगे तो मतलब कभी खत्म भी हो जाएगी ना कभी तो गैस। यस सर। कैसा मतलब? मतलब 2 एटीएम पे 5 हो गया, तो और ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो 0 भी तो होगा कभी। और ज्यादा तुम प्रेशर लगाओगे तो क्या 0 हो जाएगा? वॉल्यूम? हाँ गैसेस की वॉल्यूम। वॉल्यूम 0 करने के लिए तो प्रेशर इनफाइनाइट लगाना पड़ेगा फिर।
है ना, वॉल्यूम इस तरह जीरो, का बहुत क्योंकि जानना जीरो वॉल्यूम मतलब थोड़ा पॉसिबल नहीं है ना, जीरो वॉल्यूम पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स की भी अपने आप में वॉल्यूम होती है। सर हाँ अगर उससे ज्यादा प्रेशर लगाएं कि जब वो बिल्कुल कम हो जाए वॉल्यूम, उससे ज्यादा प्रेशर लगाएं सर तब। तो फट जाएगा भाई, सब कुछ फट जाएगा फिर भाई। हाँ थोड़ा वही थोड़ा तुम लोग प्रैक्टिकली सोचो ना, तुम यही बात कर रहे हो ना कि सर मैं तो प्रेशर लगाते ही जाऊंगा, मैं बुलडोजर चला दूंगा इसके ऊपर, मतलब तुम उस एक्सट्रीम पे पहुंच गए हो, है ना, कि ये गैस के यस मॉलिक्यूल्स अब सर। इसके पास जगह ही नहीं बची। तो भाई अगर तुम बुलडोजर चला दोगे तो इसका सरफेस की भी तो एक स्ट्रेंथ होती है ना, ये सरफेस ही टूट जाएगा, जरूरत से ज्यादा प्रेशर ज्यादा लगाओगे। प्रेशर बढ़ जाएगा ना उनके बीच में बहुत ज्यादा। हाँ तो उससे वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सरफेस ही फट जाएगा। हाँ ठीक है। सर मतलब मतलब जब साइज हाँ, के बोलो बोलो। बराबर आ जाएगा उसके उसमें, मतलब तो साइज के बराबर जब विड्थ आ जाएगी तब फट जाएगा। हाँ हाँ, उसके बाद बिल्कुल फट जाएगा वो, क्योंकि अब मैटर के पास जगह ही नहीं है ना जाने के लिए, वो जाएगा कहाँ। तुम फिर भी जबरदस्ती उसको प्रेस कर रहे हो, तो प्रेस करने से होगा क्या, ये जो मतलब मैं इसको अब जूम करके बताता हूँ, देखो अब तुमने तार छेड़ी दिया है तो सर उसको तो पूरा बजा ही पहले ये देते हैं फिर अच्छे से। सॉलिड में चेंज होगा ना? एक मिनट दोबारा बोलो, वॉइस इको कर रही है। सॉलिड में चेंज होगा ना? मतलब आप कह रहे हैं कंटेनर फट जाएगा, बट वो देन सॉलिड में होगा ना पहले, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जब कम हो रही है। यार ये वाली जो लाइन है ना कि ये सॉलिड में होगा, ये और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और प्रेशर पे भी डिपेंड करता है ना। अभी अपन आगे मतलब चैप्टर के एंड में एक ग्राफ देखेंगे जहां पर मैं इसका थोड़ा सा हाईलाइट ही बता रहा हूँ, मैं पूरा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर सकता क्योंकि वो बहुत बड़ा ग्राफ है ना, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, इस तरह से उसका शेप आता है। तो उसमें अपन पढ़ेंगे कि आपको अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए एक मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, जिसके नीचे आप ये बात कर सकते हो, है ना। अगर आपने मिनिमम टेम्परेचर अटेन नहीं किया है तो आप गैस को कितना भी पास में ले आओ, वो लिक्विड स्टेट में नहीं कन्वर्ट होगी, है ना। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई अपन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हाइड्रो, उसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। ये अपन आगे पढ़ेंगे दोबारा, मैं एकदम बस तुमने पूछा है इसलिए मैं हाईलाइट्स दे रहा हूं उसके। इस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, और हर गैस का अपना एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर है 200, 200 अपन इसको बोल देते हैं 200 डिग्री सेल्सियस, है ना। फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है। तो ये अगर हाइड्रोजन का 200 डिग्री सेल्सियस क्रिटिकल टेम्परेचर है, अगर आपने हाइड्रोजन गैस को 210 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है किसी कंटेनर में, बहुत ध्यान से सुनना, तो प्रॉब्लम ये है कि अभी जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है, ठीक है। तो आपने टेम्परेचर तो ये मेंटेन कर रखा है, अब आप ये कह रहे हो कि भाई मैंने एक चेम्बर में, मैंने एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम में हाइड्रोजन गैस ली है ना, और मैं उसको प्रेस करते जाऊंगा, ठीक है। जो अपन अभी बात कर रहे हैं ऊपर से कि मैं इसको प्रेस करते जाऊंगा, मतलब क्या कहने का मतलब ये कि मैं इस पर प्रेशर बढ़ाते जाऊंगा तो उसकी वॉल्यूम कम होती जाएगी, तो एक टाइम पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। मतलब अभी आपने यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है ना, एक सेकेंड यार, मेरा व्हाइट बोर्ड, हाँ ये है। तो अभी आपने क्या है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है बॉयल्स लॉ में, तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड करता है। जैसे इस कंडीशन में अगर टेम्परेचर जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा मेंटेन्ड है, तो आप ऊपर से कितना भी प्रेशर लगाते जाओ, वॉल्यूम कम होती जाएगी, ये बात सही है ना। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होती जाएगी गैस की, ये बात सही है, लेकिन गैस लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा, भले ही मॉलिक्यूल्स कितने भी पास पास आ जाए, भले ही मॉलिक्यूल्स एकदम चिपक जाए एक दूसरे से, है ना, लेकिन वो लिक्विड यस स्टेट में नहीं जाएगा, ठीक है। और अगर टेम्परेचर मान लो कि ये जो टेम्परेचर है ये क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है ना, मान लो आपने 150 डिग्री पे आप अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो हाइड्रोजन गैस के लिए, और हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 200 डिग्री सेल्सियस, तो 150 डिग्री पे अब ऐसा है कि ये क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर से ये वैल्यू कम है, इसका मतलब गैस की लिक्विड में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी है। अब वो अगेन डिपेंड करेगा प्रेशर पे, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि जब प्रेशर बहुत कम होगा या जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगी, तब गैस जो है वो गैस में रहेगी, और अगर आप प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ाने लगो, है ना, तो एक टाइम आएगा जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है, यस सर। ठीक है। तो मेन कंक्लूजन ये है कि सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम पे चीजें डिपेंड नहीं करती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती हैं। धीरे धीरे और भी ऐसे फैक्टर्स आएंगे जो अपन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे, राइट। तो यस
अभी आप केवल एग्जैक्टली उस पॉइंट पे फोकस करो जो अपन देख रहे हैं, है ना, क्योंकि अगर आप चीजें वेरी करने लगोगे तो फिर प्रॉब्लम वही है कि वो आगे की बातें होने लगेंगी, है ना। अभी जैसे आप ऐसे बोल सकते हो कि सर आपने अमाउंट फिक्स कर रखा है, अब और क्या होगा अगर हम और अमाउंट ऐड करने लगे तो मतलब ये आगे की बात हो गई, है ना, ये चीज आगे सर आएगी। 200 डिग्री पे ही करें तो क्या होगा? 200 डिग्री पे करें तो मतलब नहीं, वो क्रिटिकल पॉइंट के इक्वल पे करें तो भी हो सकता है, उसको क्रिटिकल यस कंडीशन बोलते हैं, उसको अपन उस टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे यार, उसको यहाँ पे मत मिक्स करो क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, और उतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज को अपन इतनी सिंपल चीज में ओवरलैप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो समझ में नहीं आएगी इस टॉपिक में, ठीक है। यस तो अब अभी आप मेन मुद्दे पे फोकस करो, बॉयल्स लॉ पे फोकस करो। बॉयल्स लॉ एग्जैक्टली ये कहता है कि अगर आपने गैस का अमाउंट और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, मतलब उसको आप चेंज नहीं कर रहे हो, तो प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो अगर प्रेशर बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, और ये बात लॉजिकल भी है, इस बात को अपने लॉजिकली फील करने की भी कोशिश की है। बात समझ में आ गई सबको? यस यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब आप इसका स्टेटमेंट लिख लो, स्कूल वगैरह में लिखने के लिए आ सकता है, क्योंकि मतलब अपन को लिखना यही है कि फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, है ना। मतलब पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, या अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि वी इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय पी, मतलब वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, राइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल्टरनेटिवली कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इस बात में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सर ये कांस्टेंट का कोई साइन भी है क्या? कांस्टेंट का ये देखो, अभी अपन मतलब आप लोगों ने आईटीसी में आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है ना, यस सर पढ़ी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, मतलब ये जो इक्वेशन है, यस सर। ये अभी अपन क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा फ्लो बता देता हूँ चैप्टर का। अपन ने बॉयल्स लॉ पढ़ा, इससे अपन को एक पोर्शन आया कि पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, फिर अपन चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे, फिर हम एवोगैड्रोस लॉ पढ़ेंगे। तो हम हर लॉ में कोई दो प्रॉपर्टी को एक बार में कंसीडर करेंगे। जैसे अभी अपन ने प्रेशर वॉल्यूम कंसीडर किया है, फिर हम वॉल्यूम मोल्स कंसीडर करेंगे, मतलब वॉल्यूम अमाउंट को कंसीडर करेंगे, टेम्परेचर वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे एक बार टेम्परेचर प्रेशर को कंसीडर करेंगे। फिर जब ये चारों लॉज को हम कंबाइन कर देंगे, तो इन चारों लॉज को कंबाइन करके ये आइडियल गैस इक्वेशन जनरेट होती है, जो अपन करीबन अगले के अगले लेक्चर तक इस पे पहुंच पाएंगे। यस ठीक है, तो तुम्हारा एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था, जिसने भी पूछा था अभी, मैं क्वेश्चन भूल गया, एक बार दोबारा पूछो, क्वेश्चन क्या था? सर वो कांस्टेंट को मतलब किसी से रिप्रेजेंट भी करते हैं क्या? हाँ, तो कांस्टेंट मतलब वही है कि अब जैसे ये चीज खैर थोड़ा आगे की बात हो गई, है ना। चलो आप मान लो कि आपको आइडियल गैस इक्वेशन पता है, ये होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो सारे न्यूमेरिकल्स हमें करने इसी से होते हैं। तो अब देखो यहाँ पर पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट का क्या मतलब है, अमाउंट कांस्टेंट है गैस का, है ना। गैस का अमाउंट कांस्टेंट है, मतलब गैस के मोल्स कांस्टेंट है, राइट। आर तो एक कांस्टेंट वैल्यू होती ही है, और आपने टेम्परेचर भी यस कांस्टेंट सर। मेंटेन कर रखा है, तो ये भी कांस्टेंट है। तो जो तुम जिस कांस्टेंट की बात कर रही हो वो यही कांस्टेंट है, एनआरटी, बॉयल्स लॉ के लिए, राइट। अच्छा हाँ सर। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब अपन बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ इन सबको क्लब करेंगे, तो फाइनली हम इसी इक्वेशन पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट अब अपन लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, है ना, लिखते जाओ जल्दी जल्दी। फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वॉल्यूम occupied by gas is inversely proportional to pressure applied on gas या फिर pressure of gas। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस ये is inversely proportional to
है ना, ये आपका स्टेटमेंट है। अगर स्कूल वगैरह में लिखने के लिए आया बॉयल्स लॉ क्या होता है, तो हमको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, है ना। न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको मैथमेटिकली आप याद रहेगा, है ना। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से हमको याद रहता है बेसिकली। तो यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है, प्रेशर अप्लाइड ऑन गैस या फिर प्रेशर ऑन गैस, प्रेशर ऑफ गैस एक ही बात है, ठीक है। ये इस बात पे ध्यान दो, प्रेशर अप्लाइड ऑन गैस, गैस पे कितना प्रेशर लग रहा है, तो गैस पे ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो है प्रेशर अप्लाइड ऑन गैस, या फिर प्रेशर ऑफ गैस। तो सीधी सी बात यह है भाई कि गैस पे जितना प्रेशर ऊपर से लगता है उतना ही गैस नीचे से प्रेशर लगा देती है, तभी पिस्टन रुका हुआ रहता है ना। तो ये भी वैल्यू 2 atm है, ये भी वैल्यू 2 atm है, तो उस 2 वैल्यू को आप किसी भी तरह से बोल सकते हो। उसको आप ये भी बोल सकते हो प्रेशर अप्लाइड ऑन गैस ऊपर से, या फिर प्रेशर बाय गैस, ठीक है। तो समझ में आ गई ये बात? यस शाबाश। Yes, sir. तो बस अब इसके कुछ कुछ मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशंस है। संकेत पूछ रहा है कि सर कितने लेक्चर का चैप्टर है, कितने लेक्चर का? यार ये होगा अराउंड 10 से 12 के आसपास मान लो रफली। अब वो खैर डिपेंड भी करता है बहुत सी चीजों पे, अपन कितने जल्दी समझ रहे हैं, क्लास की लेंथ क्या है वगैरह। अराउंड 10 to 12 मान लो Yes. रफली, है ना। एक रफ आइडिया मैंने दे दिया। तो अब देखो इसके ग्राफ वगैरह कई बार बनाने के लिए आ जाते हैं, तो सिंपल मैथमेटिकल ग्राफ्स होते हैं बॉयल्स लॉ का। जैसे ध्यान से देखना, प्रेशर और वॉल्यूम पीवी ग्राफ अगर आपको बनाना है तो पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बॉयल्स लॉ के लिए, है ना। पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, के को अपन थोड़ी देर के लिए कॉन्स्टेंट मान रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि पी जो है, प्रेशर जो है वो वाई एक्सिस पर है, और वॉल्यूम जो है वो एक्स एक्सिस पर है ना, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आपने मैथ्स में ग्राफ वगैरह पढ़े होंगे, वाई इज इक्वल टू के बाय एक्स, वाई इज इक्वल टू 1/x, हाइपरबोलिक ग्राफ। इसमें कोई समस्या तो नहीं हाँ किसी को ग्राफ बनाने में? सर वो तो ऐसे ही बना सकते हैं ना, पी बढ़ेगा तो वी कम होगा, तो ऐसे ही बनेगा। हाँ ऐसे भी बना सकते हो, बिल्कुल वैसे भी बना सकते हो। मैंने मैथमेटिकली बता दिया कि मैथमेटिकली कैसे आप ग्राफ्स की नॉलेज की हेल्प ले सकते हो, है ना। बिल्कुल सही बात है, पी बढ़ेगा तो वी कम होगा, ठीक है। बाकी ये जो है इसमें एक्चुअली इसमें बात ये रहती है ना कि एक शिप वैसा भी पॉसिबल रहता है कि जब पी बढ़ेगा तो वी कम होगा, उसके लिए ये वाला शिप भी पॉसिबल है ना। हाँ तो Yes, sir. तो ये वाला जो शेप है वो इस टाइप की इक्वेशन में नहीं आता। मतलब आई होप ये बात मैथ्स में पता होगी, है ना। y इज इक्वल नहीं टू के नहीं बाई पढ़ा एक्स, सर अभी तक ये। मतलब y इज इक्वल टू के बाई एक्स का ये वाला शेप आएगा ये। सर वो क्यों नहीं आता? यार ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ये तुम पढ़ोगे कैलकुलस में तो उस टाइम पूछ लेना। इसमें डबल सर ये डेरिवेटिव टच नहीं होता क्या एक्सिस से? एक मिनट में एक एक करके क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूँ आंसर को। तो जो संकित का क्वेश्चन था कि ये इस तरह से क्यों आता है, ये तुम मैथ्स में पढ़ लेना, है ना, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन है। उसमें अपन डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, तो उससे अपन को पता चल जाता है कि स्लोप जो है वो किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। यस सर। तो उतना अपन मैथमेटिकल डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप बस इतना ध्यान रख सकते हो कि ये ग्राफ का शेप रहेगा। पाखी तुम क्या पूछ रही थी? सर ये एक्सिस से टच नहीं होता क्या? तुम बताओ होना चाहिए कि नहीं, सोचो थोड़ा। जीरो प्रेशर होगा तब हाईएस्ट वी होगा, तो होना चाहिए शायद। जब प्रेशर हाँ जीरो प्रेशर होने अप्लाइड ही नहीं होगा तो जब नहीं होगा प्रेशर शायद। जीरो होने लगेगा तो वॉल्यूम इनफाइनाइट होने लगेगी, है ना। डिनोमिनेटर जब जीरो हाँ होने तो लगता है तो वैल्यू इनफाइनाइट होने लगती है, तो टच नहीं करेगा, है ना, क्योंकि इनफाइनाइट कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं। तो इस तरह से ये जो ग्राफ है ये टेंजेंट हो जाता है दोनों ही साइड, इधर भी ऐसे ही है और इधर भी ऐसे ही है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पर इस ग्राफ के अलोंग जो अमाउंट और टेम्परेचर है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट, राइट। कांस्टेंट। तो मतलब ये जो गैस है ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पे करी जा रही है ना। मतलब ये जो ग्राफ है ये एक टेम्परेचर T1 के करस्पॉन्डिंग है। फिर मान लो कि अपन ने टेम्परेचर चेंज कर दिया, है ना, मान लो अपन ने टेम्परेचर T2 कर दिया, किसी दूसरे T2 टेम्परेचर पे अपन इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उस T2 टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग ये ग्राफ होगा। यस फिर किसी T3 टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग ये ग्राफ होगा। अब मेरे को ये बताओ लॉजिकली सोच के कि
T1 T2 T3 में का ऑर्डर क्या होगा, मतलब कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, ये क्वेश्चन है। सर T3 ज्यादा होगा। Yes, T3 ज्यादा होगा, है ना। इसको अपन कैसे देख सकते हैं, देखो किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे वॉल्यूम ज्यादा आ रही है उसकी। हाँ, मतलब आपको ये पता है कि प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। तो यहाँ पर देखो, जैसे जैसे अपन ने मान लो ये पर्टिकुलर वॉल्यूम कंसीडर कर ली, है ना। तो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम पे ये है P1 प्रेशर, है ना, ये है P2 प्रेशर और ये है P3 प्रेशर। तो सेम वॉल्यूम पे प्रेशर की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, थर्ड के प्रेशर की वैल्यू सबसे ज्यादा है ना। तो पीवी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है। और वैसे जब अपन आइडियल गैस इक्वेशन आगे देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे पीवी किसके बराबर होता है, एनआरटी के, राइट। तो अगर आपने वॉल्यूम Yes, sir. कांस्टेंट रखा है, अमाउंट तो कांस्टेंट है ही और आर भी कांस्टेंट है ना। तो अगर आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है तो जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो अगर P3 प्रेशर ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब T3 टेम्परेचर भी ज्यादा रहा होगा। तो hence we can say that T3 is greater than T2 is greater than T1। सही है, समझ में आ गया ये बात। यस। तो ये वाला इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं ग्राफ को इंटरप्रेट करने के लिए कि किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा किसका कम होगा, है ना। तो ये सब चीजें आपको आइडेंटिफाई करना इसमें आना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, ये सब आप मैथमेटिकली देख सकते हो वैल्यूज डाल डाल के। क्लियर हो गई ये बात सबको। तो ये ग्राफ बना लो, यस सर। है ना, और उसके बट नीचे ये इसमें लिख लेना प्रेशर भी तो बढ़ ही रहा है ना। प्रेशर। हाँ हाँ, प्रेशर बढ़ रहा है बिल्कुल, मतलब टेम्परेचर चेंज करने पे प्रेशर चेंज हो रहा है। तो मतलब तुम्हारा हाँ एग्जैक्ट सर, क्वेश्चन क्या ठीक है। है। नहीं अच्छा, सर, आ गया आ समझ गया। में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ग्राफ बना लो और उसके नीचे ये लाइन लिख लेना, है ना। और इसको आइसोथर्म्स बोला जाता है। एक टेम्परेचर पे ध्यान से सुनना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब अपन प्रेशर वॉल्यूम की अलग अलग वैल्यूज से जो ग्राफ प्लॉट करते हैं उसको आइसोथर्म बोला जाता है ना। आइसोथर्म, आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब टेम्परेचर। तो आइसोथर्म मतलब वो ग्राफ सेम टेम्परेचर पे या किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे प्लॉट किया गया है। तो ये एक आइसोथर्म है, फिर ये दूसरा आइसोथर्म है और ये तीसरा आइसोथर्म है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि P वर्सेस V का ग्राफ आइसोथर्मिक ग्राफ होता है। P वर्सेस V का ग्राफ आइसोथर्मिक नहीं, आइसोथर्म होता है बॉयल्स लॉ के हिसाब से, मतलब आइडियल गैस के लिए, है ना। यस। तो आप इसमें ये बात लिख सकते हो कि पीवी ग्राफ represents an isotherm at a particular temperature, है ना। लॉजिकल बात भी है, आइसोथर्म मतलब सेम टेम्परेचर। तो पीवी ग्राफ अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ड्रॉ किया गया है तो वो वाला जो कर्व है वो उस पर्टिकुलर वो आइसोथर्म को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि उस कर्व के अलोंग टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट, है ना। क्लियर हो गया ये बात। यस। फिर इसमें अब यूनिट कन्वर्जन अपन देख लेते हैं, है ना। यूनिट कन्वर्जन देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। 1 ATM जो है वो 760 mmHg होता है ना, या फिर इसको 760 टोर भी बोलते हैं। ये शायद मैंने आईटीसी में भी लिखवाया होगा। बार में भी लिख सकते हैं 1 बार। हाँ, और 1 ATM में 101,325 पास्कल होते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है कि पास्कल इसकी एसआई यूनिट होती है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो प्रेशर को जब भी अपन को एसआई यूनिट में रखना पड़ेगा तो हम इस वैल्यू में कन्वर्ट करके रखेंगे। तो 101,325 पास्कल, जिसको कि 101 किलो पास्कल भी बोल दिया जाता है,
है ना, रफली, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये 101 किलो पास्कल, एक्चुअली 101.325 किलो पास्कल होगी, अप्रोक्सीमेटली इसको फास्ट कैलकुलेशन के लिए 101 किलो पास्कल की तरह से अपन याद कर सकते हैं, है ना। और पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोला जाता है, अगर ये तुम लोगों को 10th में याद हो, है ना। तो इसको आप हाँ ऐसे सर। भी लिख सकते हो, क्योंकि न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, एसआई यूनिट, और मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया की एसआई यूनिट है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है, तो Yes, इसीलिए sir. इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये अलग अलग यूनिट्स हैं प्रेशर की जो अपन ने एक साथ लिख ली। सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो बार की भी होती है ना? इंटर कन्वर्टेबल है दोनों, मतलब मैं बताता सेम हूँ ही बार यूनिट को। है ना पर दोनों बार की? तो खुद ही यूनिट है ना सर। हाँ, बार को अब मैं अगली लाइन में लिख रहा हूँ, क्योंकि बार को अपन यहाँ पे नहीं लिख सकते। 1 बार होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल, है ना, मतलब वही, अब पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। ये दो रिलेशंस होते हैं मेनली, सारी जो यूनिट्स हैं वो आपको न्यूमेरिकल्स में जो आएंगी वो इसी फॉर्म में आएंगी, है ना, इसके बाहर कोई यूनिट नहीं आएगी न्यूमेरिकल में। तो ये दो रिलेशंस याद रखना, है ना। ये थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना, है ना। 1 एटीएम में 101325 पास्कल होते हैं, और एक बार में 10 टू द पावर 5 पास्कल होते हैं, थोड़ा सा फर्क है ना। एटीएम जो है वो थोड़ी सी बड़ी यूनिट है पास्कल की तुलना में, सॉरी, एटीएम जो है वो बार की तुलना में थोड़ी सी बड़ी यूनिट है ना, क्योंकि यहाँ पर ये जो 1325 है उसकी जगह पे बार में यहाँ पे 0000 आ रहा है, राइट। तो ये यस थोड़ा ध्यान देने वाली Yes, बात है। बाकी तो ये प्रेशर हो Yes, गया, sir. और इसमें लिख लेना चाहो तो यूनिट्स ऑफ प्रेशर, है ना, यूनिट्स ऑफ प्रेशर इसमें लिख लेना चाहो तो ऊपर, और फिर यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये तो चलो सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है ना। मैंने इसको देखो कैसे याद कर रखा है कि 1 डेसीमीटर में लगभग 10 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो मान लो ये जो लाइन है ये लगभग 10 सेंटीमीटर की लाइन होगी, है ना, अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर होगा ये। इसका अगर आप एक क्यूब बना दोगे, रुको मैं अगले पेज पे बना देता हूँ। ये जैसे मान लो कोई 10 सेंटीमीटर की लाइन है, अगर आप इसका एक क्यूब बना दोगे, ठीक है, तो जो वॉल्यूम जनरेट होगी इस क्यूब की वो रफली 1 लीटर होगी। मतलब ये थोड़ा सा इसको फील कर सकते हो प्रैक्टिकली, है ना। इसमें अगर आप पानी भरोगे तो इसमें 1 लीटर पानी आ जाएगा, सही कह रहा हूँ ना मैं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको याद कर रखा है कि जो 1 लीटर वॉल्यूम है वो 10 सेंटीमीटर का जब आप क्यूब बनाओगे, और 10 सेंटीमीटर मतलब होता है 1 डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर का जब आप क्यूब बनाओगे तो उसमें 1 लीटर पानी आ जाता है, विच मीन्स 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। और फिर आप अब डेसीमीटर को इसमें और मैनिपुलेशन कर सकते हो, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 इंटू 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर का क्यूब, तो ये सॉल्व होके कितना जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। फिर इसी तरह से आप इसमें और भी मैनिपुलेशन कर सकते हो। 1 डेसीमीटर में 0.1 मीटर होता है, सही बात है, तो यस 1 सर। डेसीमीटर में 0.1 मीटर Yes. होता है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, है ना। तो इसकी यूनिट्स तो बहुत इजी है, मतलब कन्वर्ट करना, मैंने लॉजिकली बता दिया, इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। रटने की मुझे नहीं लगता कभी जरूरत पड़ेगी या पढ़ना चाहिए, ठीक है। यस। तो इसको नोट कर लो, हाँ। बाकी तो पता ही है फिर अपन को, बाकी सब हो गया। अब अपन इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपन डिस्कशन पे आएंगे पीओसी के। तो ये क्वेश्चन देखो, और रबर बलून, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, है ना। अ रबर balloon has some solid marbles each of volume 10 ml
a gas is filled in balloon at a pressure of 2 atm and total volume of balloon is 1 liter in this condition. थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, है ना. इफ एक्सटर्नल प्रेशर is increased to 4 atm, volume of balloon becomes 625 ml. Find number of marbles present in balloon. तो मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर मैं टाइम दे दूंगा आप लोग को, करके देख लेना. देखो, एक रबर बलून है, मतलब जो बलून वैसे नॉर्मल बलून जो अपना रबर का बना हुआ था उसकी बात हो रही है. एक रबर बलून, उसके अंदर कुछ अपन ने सॉलिड मार्बल्स भर दिए ना. मार्बल मतलब होते हैं कंचे, और वो सॉलिड होते हैं अंदर से, है ना. और उसकी वॉल्यूम है 10 ml. एक सॉलिड मार्बल की वॉल्यूम 10 ml. अ गैस इज फिल्ड इन द बलून एट अ प्रेशर ऑफ 2 atm. ठीक है, तो एक उस बलून के अंदर कुछ गैस भर दी है. तो जैसे इसको मैं डायग्रामेटिकली बता देता हूँ. तो एक्सटर्नल प्रेशर है 2 atm की इंटरनल है? एक मिनट में बता, ये चीजें तुम्हें सोचना है, फिर मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, है ना. ये देखो, ये बलून है अभी अपना, और इसके अंदर कुछ ऐसे मार्बल्स भरे हुए हैं, है ना. इस तरह से ऐसे इसमें कुछ मार्बल्स भरे हुए हैं, और फिर अपन ने इसमें भर दी हवा, गैस भर दी अपन ने, है ना. गैस आपने भरी, तो गैस भरने से बलून बड़ा हो जाएगा. ठीक है, मार्बल्स तो जितने थे वो तो उतने ही रहेंगे. जैसे मान लो पहले 4 मार्बल थे, तो बाद में भी 4 ही मार्बल रहेंगे, है ना. अ गैस इज फिल्ड इन द बलून एट ए प्रेशर ऑफ 2 atm. तो इसका मतलब जो गैस आपने भरी वो 2 atm प्रेशर अंदर से लगा रही होगी इस पे, बलून पे. एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ बलून इज 1 लीटर इन दिस कंडीशन. और बलून की वॉल्यूम बता दी इन्होंने कि 1 लीटर हो गई है बलून की वॉल्यूम, क्योंकि गैस भर गई है उसके अंदर. इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज इंक्रीज टू 4 atm. अब अपन ने और ज्यादा गैस भर दी इसमें, कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो 4 atm हो गया है. तो वॉल्यूम ऑफ द बलून बिकम्स 625 ml. तो बलून की वॉल्यूम जो है वो कम हो गई है ना. फाइंड नंबर ऑफ मार्बल्स प्रेजेंट इन द बलून. तो आपको ये बताना है कि बलून में कितने मार्बल्स होंगे. इसको सोचो आराम से, मतलब 3 मिनट का टाइम है, फिर मैं आराम से समझाता हूँ. ये सर दो. सर हो गया. हाँ, कितना है आंसर? तो 25. शाबाश, बहुत बढ़िया. बाकी लोगों को भी करने दो. और जिसका भी हो जाए वो भी बता देना. सर 25. शाबाश. पर सर ये समझ में नहीं आ रहा कि एक्सटर्नल था कि इंटरनल. हाँ, वो मैं बताता हूँ अभी, एक सेकेंड.
हाँ भाई, और किसी का हुआ क्या? तो देखो इसमें ऐसा है, अ रबर बलून हैज सम सॉलिड मार्बल्स ईच ऑफ वॉल्यूम 10 ml, है ना। तो एक मार्बल जो है उसकी वॉल्यूम 10 ml बताई जा रही है क्वेश्चन में। क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है ना। एक मार्बल की वॉल्यूम 10 ml है, ये तो यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत थोड़ा सा आगे है कि अ गैस इज फिल्ड इन बलून एट अ प्रेशर ऑफ 2 atm। तो इस बलून के अंदर जब गैस भर दी गई तो ये पहली सिचुएशन में बलून पहुंचा, है ना, जहां पर इसका प्रेशर बताया जा रहा है 2 atm, है ना। तो प्रेशर हो गया 2 atm, और एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ बलून इज 1 लीटर इन दिस कंडीशन। तो वॉल्यूम जो बलून की है वो हो गई 1 लीटर, है ना। तो ये जो प्रेशर है ना 2 atm, ये जैसा कि अपन ने यहाँ पे बात की थी ना, जो प्रेशर होता है वो दोनों तरफ वैल्यू सेम रहती है। देखो अगर सरफेस रुका हुआ है, कोई भी सरफेस, तो बेसिक फिजिक्स के लॉ से अपन कह सकते हैं कि जो फोर्स उस पर ऊपर से लग रहा होगा या बाहर से लग रहा होगा, वही फोर्स उस पर नीचे से या फिर अंदर से लग रहा होगा, जो अपन ने यहाँ पर भी लिखा है, प्रेशर अप्लाइड ऑन गैस या फिर प्रेशर ऑफ गैस। सेम लॉजिक यहाँ पर एप्लीकेबल है कि जब ये 2 atm प्रेशर की अपन बात कर रहे हैं, और इस केस में बलून का ये जो सरफेस है ये रुका हुआ है ना। बलून की जो वॉल्यूम है वो फिक्स हो चुकी है, टोटल वॉल्यूम ऑफ बलून इज 1 लीटर। मतलब बलून की वॉल्यूम अब चेंज हो नहीं रही, इसका मतलब बलून का जो सरफेस है वो फिक्स हो गया है। तो जैसे ही बलून का सरफेस फिक्स हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जितना प्रेशर इस पे बाहर से लग रहा होगा उतना ही प्रेशर इस पे अंदर से लग रहा होगा। इसका मतलब ये है कि पहले इस पे 2 atm प्रेशर लग रहा होगा बाहर से, है ना, और अंदर से भी इस स्थिति में जो गैस है वो 2 atm प्रेशर लगा रही होगी। सही है ये बात? इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? No, sir. तो ये हो गई पहली सिचुएशन, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में जब बलून की वॉल्यूम 1 लीटर हो गई है, तो ऑफ कोर्स अपन ने इसको बंद कर दिया होगा, है ना। अगर आप बंद नहीं करोगे इसको, मतलब अब ये बात अपन को खुद सोचना है कि अगर आप इसमें धागा नहीं बांधोगे तो गैस बाहर निकल जाएगी, तो उसकी वॉल्यूम 1 लीटर रह ही नहीं पाएगी। द वॉल्यूम 1 लीटर विल नॉट रिमेन, राइट, है ना। तो ये पहली सिचुएशन है। इस सिचुएशन में जब बंद कर दिया है इसको, तो इसकी वॉल्यूम फिक्स हो गई है। तो इस कंडीशन में प्रेशर 2 atm है, दोनों का, बाहर का अंदर का, मतलब गैस का और बाहर से लगने वाला प्रेशर, वो दोनों 1 atm है, और वॉल्यूम, सॉरी, दोनों प्रेशर 2 atm है और वॉल्यूम 1 लीटर है। पहली कंडीशन में किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो मैं सेकंड कंडीशन पे मूव ऑन करता हूँ। यस। तो अब ऐसा है, आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आगे हमको ये समझ में आ रहा है कि इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज इंक्रीज्ड टू 4 atm, तो ये जो प्रेशर 2 atm लग रहा था, अब ये बढ़ के 4 atm लगाने लगे हैं, है ना। तो अब आप, जब आप प्रेशर बढ़ा दोगे, ठीक है, तो अब वॉल्यूम क्या होने लगेगा? वॉल्यूम कम होने लगेगा, क्योंकि वॉल्यूम इसलिए कम होने लगेगा क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे ये मेंशन करना चाहिए था कि टेम्परेचर कांस्टेंट है क्वेश्चन में, है ना। तो आप इसको इस तरह से अज्यूम कर सकते हो कि क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं गया कि हीट हो रहा है या कूलिंग हो रही है ना, या तो ना तो अपन गर्म कर रहे हैं ना तो अपन ठंडा कर रहे हैं, तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपने धागा बंद कर दिया, तो जितनी गैस अंदर आ चुकी है वो तो बंद हो गई, वो बाहर तो अब जाएगी नहीं, तो गैस की अमाउंट भी कांस्टेंट हो चुका है ना। ये कंडीशन की बात अपन कब कर रहे हैं? जब हम पहली सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में मूव कर रहे हैं, है ना। पहली सिचुएशन तो ये थी, अब दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन देखो, प्रेशर बढ़ के बाहर से हो गया 4 atm, है ना। अब ध्यान दो, प्रेशर बढ़ गया है और वॉल्यूम कम हो गया है। वॉल्यूम पहले बलून का जहां 1 लीटर था, वहां पर वॉल्यूम हो गया 625 ml, है ना। इस बात से भी आप लॉजिकली सोच सकते हो कि ये जो धागा है वो बंद हो गया होगा, राइट। तो मतलब धागा बंद ही रखा होगा अपन ने सेकेंड सिचुएशन में भी। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो No. आराम से सर। सोच लो, ठीक है। तो अब देखो सेकेंड सिचुएशन में डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा कि इसकी वॉल्यूम हो जाएगी चेंज, है ना। ये धागा तो यहाँ पे बंद है,
क्योंकि आपने प्रेशर बढ़ा दिया है, सेकेंड कंडीशन में जो प्रेशर है वो 4 एटीएम है, तो सेकेंड कंडीशन में जो वॉल्यूम है वो आ रही है, बलून की वॉल्यूम आ रही है कितनी, 625 ml। सही है। और बाकी इसमें कंचे Yes, तो sir. होंगे, कंचे तो एज इट इज होंगे, है ना। अब देखो, तो ये फर्स्ट सिचुएशन और ये सेकंड सिचुएशन है ना, इसको मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, ये सेकंड सिचुएशन है। तो फर्स्ट से सेकंड में पहुंचने में हमने ये देखा कि अमाउंट गैस का कांस्टेंट है क्योंकि गैस बाहर नहीं निकली है, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब बॉयल्स लॉ फर्स्ट से सेकंड पोजीशन के दौरान एप्लीकेबल है ना। टेम्परेचर और अमाउंट जब कांस्टेंट है, इसका मतलब हम बॉयल्स लॉ लगा सकते हैं। तो जब हम बॉयल्स लॉ लगा सकते हैं तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये बात सही है क्या? यस सर। ठीक है। हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई कुछ कह रहा था शायद। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो बॉयल्स लॉ से हमको ये समझ में आया कि P1 V1 और P2 V2 बराबर होगा, है ना। अब यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो प्रेशर होता है वो गैस का होता है, जो वॉल्यूम होती है वो गैस की होती है। ये बात तो मानते हो ना कि जो वॉल्यूम होती है वो गैस की होती है, Yes, sir. प्रेशर भी गैस का, वॉल्यूम भी गैस की। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो V2 है ये एक्चुअली बलून की वॉल्यूम है ना। ये जो वॉल्यूम है 625 ml, दिस इज वॉल्यूम ऑफ बलून। आपको P1 V1 P2 V2 में गैस की वॉल्यूम रखनी होती है ना, क्योंकि गैस पे एप्लीकेबल है ये चीज। तो एक्चुअल में अब आपको इसको अपन, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये जो V1 आया है ये बलून की वॉल्यूम है 1 लीटर, ये जो V2 है ये बलून की वॉल्यूम है 625 ml। आपको यहाँ से गैस की वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, है ना। यहाँ से आपको गैस की वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, V1 गैस का, और यहाँ पर भी V2 जो है वो गैस का। ये दोनों वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेगी। इस बात से एग्री करते हो? क्योंकि अपन को यहाँ पे गैस की रखना पड़ेगा वॉल्यूम्स, राइट। तो अब देखो इसकी वॉल्यूम कैसे निकालें। तो उसके लिए आपको ये बताया गया है कि जो सॉलिड मार्बल है उस एक सॉलिड मार्बल की वॉल्यूम आ रही है 10 ml, है ना। तो कितने सॉलिड मार्बल है वही अपन को निकालना है। तो जो निकालना है उसको आप मान लो n, नंबर ऑफ मार्बल्स जो आपको निकालना है आप उसको मान लो स्मॉल n। इतने मार्बल्स हैं जो बलून के अंदर बंद है। तो भाई एक, ध्यान से सुनना, एक मार्बल की वॉल्यूम 10 ml, तो n मार्बल्स की वॉल्यूम कितनी होगी? 10n ml, 10N. है ना। तो बस अब इस वैल्यू को अपन यहाँ पे रख देते हैं। जो जो तो एक्चुअल में गैस कितने में प्रेजेंट होगी, ध्यान से सुनना, क्योंकि मार्बल सॉलिड है तो गैस जो है वो मार्बल के अंदर तो घुसेगी नहीं, वो तो बस इतने इतने पोर्शन में, जहां जहां पे खाली रीजन उसको देखेगा गैस उतने में ट्रेवल करती रहेगी। सही कह रहा हूं ना मैं? तो Yes, sir. माइनस कर देंगे। तो फिर हमको माइनस करना पड़ेगा, मतलब V1 गैस जो है वो एक्चुअली V1 बलून, मतलब बलून की वॉल्यूम माइनस 10n मार्बल्स की वॉल्यूम, ठीक है। तो बलून की वॉल्यूम आपको पता है 1 लीटर, ये वैल्यू यहाँ पे डालना, तो आपकी गैस की वॉल्यूम आ जाएगी n के टर्म्स में, ठीक है। इसी तरह से आप सेकेंड कंडीशन में भी निकाल सकते हो V2 गैस, तो बलून की वॉल्यूम डालना और उसमें से मार्बल्स की वॉल्यूम को माइनस कर देना, है ना। बलून की वॉल्यूम चेंज होने से इंपॉर्टेंट बात यह है मार्बल की वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। मतलब ये तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिकली फील करना पड़ेगा, है ना। जब आप हवा भर रहे हो तो उससे बलून की वॉल्यूम चेंज होगी, मार्बल का वॉल्यूम तो 10 ml ही है, एक मार्बल का वो 10 ml ही रहेगा, राइट। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो बस अब ये दोनों वैल्यूज उठा के डाल देना, है ना। तो देखो P1 की वैल्यू कितनी थी, 2 atm, है ना। और आपका V1 था, V1 आपका गैस का था, V1V मतलब 1 लीटर, मतलब 1000 ml माइनस 10n, है ना। 1000 माइनस 10n, दिस विल बी इक्वल टू P2 मतलब कि 4 atm, और यहाँ पर आपने ml में लिया है वॉल्यूम लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी ml में ले लो।
कितना है 625 V2 बलून, मतलब 625 माइनस 10n है ना, 625 माइनस 10n। तो ये ATM से ATM कैंसिल हो जाएगा, ये ml में थी वॉल्यूम, ये भी ml में थी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड से। तो बस इसको इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेना, इससे आपकी n की वैल्यू हो जाएगी, यू विल गेट द नंबर ऑफ मार्बल्स, राइट। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? बताओ, प्रैक्टिकली समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर, आगे। चलो ठीक है, तो अब अपन आते हैं डिस्कशन पे। हमको डिस्कस करना था POAC। हाँ भाई बताओ, कौन सा सेक्शन स्टार्ट करना है अपन को? F F से चालू करना है ना। ABC, ये है ऑब्जेक्टिव, उससे पहले सब्जेक्टिव देख लेते हैं। हाँ भाई बताओ, F में सब्जेक्टिव में कोई डाउट है क्या? नो सर। तो ऑब्जेक्टिव में बताओ फिर, F के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इस तरह से चलते हैं अपन। ये लो, इसमें बताओ ऑब्जेक्टिव में कोई डाउट है इसमें F में? नो सर। तो F के बाद आता है G, तो सब्जेक्टिव में जाते हैं। G में बताओ, कोई डाउट है क्या? सब्जेक्टिव में नहीं है तो ऑब्जेक्टिव में आ जाओ। सर मुझे सीधे H पार्ट 2 में। हाँ, तो सीधे फिर मैं H पार्ट 2 पे ही आ रहा हूँ, है ना, क्योंकि मेरे को नहीं लगता और किसी को किसी में डाउट है। H पार्ट 2 बोला ना तुमने, मतलब FGH, H पार्ट 2। हाँ बताओ। सर H5। H5 है ना, ये है सेक्शन H पार्ट 2। सर यहीं पे बता दीजिए, यहीं पे हो जाएगा। हाँ हाँ, यहीं पे बता रहा हूँ मैं। H5 है the sodium extract of an organic compound on treatment with FeSO4, FeCl3 and HCl gives a red solution. The red color of, ये रेड कलर किसका होता है? इसका होता है FeSCN। इसमें डाउट क्या, एक बार थोड़ा सा स्पेसिफिकली पूछो। सर ये FeSCN3 होना चाहिए। FeSCN3 होना चाहिए, मतलब ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसके बाहर नीचे सबस्क्रिप्ट में 3 होना चाहिए, ये कह रहे हो क्या? नो सर, SCN के जो बाहर है। अपन ने FeSCN3 लिखा था, है ना, Fe पे +3 चार्ज होता है और FeSCN3 पे 3 माइनस होता है। तो अरे इसमें एक्चुअली ऐसा है कि जैसे आप FeSCN3 की बात करोगे ना, तो उसमें भी आयरन पे कितना चार्ज होता है? +3, ये बात याद है? यस सर। क्योंकि HCN पे -1 चार्ज होता है, तो 3 HCN पे -3 चार्ज होता है, तो आयरन पे +3 चार्ज होगा। यस मैं सर। 1 मिनट में थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ, थोड़ा ज्यादा बेटर क्लियरिटी आ जाएगी। तो अब आप अपन को जो लिखवाया है, मतलब जो अपन ने लिखा है, उसमें अपन ने इस तरह से लिखा है FeSCN3, राइट, है ना, ऐसे Yes. लिखा है। तो इसमें एक HCN पे -1 चार्ज होता है, तो 3 HCN पे मिला के -3 होगा, तो एक आयरन पे +3 होगा, है ना। अब यहाँ पर जो अपन को क्वेश्चन में दिया है, उन्होंने थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर दिया उसका। क्वेश्चन में वो शायद इस तरह से दिखा रहे हैं FeSCN2+, राइट, है ना। सर ये तो समझ में आया कि सर 2 पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है सर, लेकिन ये जनरेट ही नहीं होता ना शायद। यार अब इसमें ऐसा है कि इसको अपन इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो कंपाउंड है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर देखो चेंज नहीं हो रहा है ना। इसमें भी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, HCN का -1 है, और इसमें भी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और HCN का -1 है। तो इसको इस तरह से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये कंपाउंड भी जनरेट होता, ये कंपाउंड अल्टीमेटली तो जनरेट होता है, बीच में इस टाइप के कंपाउंड्स जनरेट होते होंगे जो अल्टीमेटली कंबाइन होकर ये बना लेते होंगे।
ठीक है, मतलब अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा सा Yes, उस sir. कैटेगरी का क्वेश्चन है जहां पे अपन को बेस्ट पॉसिबल आंसर मार्क करना होता है। समझ रहे हो चंद्रभान, तुम्हारा डाउट जेन्युइन है और उसको सोचना कैसे है वो मैंने तुम्हें तरीका बता दिया है ना। इस बात में Yes, तुम्हें sir. कोई डाउट तो नहीं है कि ये बेस्ट पॉसिबल आंसर है ये? No, sir. हाँ, तो बस ये अपना सही आंसर है। इसका लॉजिक वही है कि क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा किसी भी स्पीशीज का, तो हम यही मान के चलेंगे कि वो अल्टीमेटली ये बीच का कोई प्रोडक्ट बन रहा होगा जो फाइनली इस प्रोडक्ट में जाके कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, और बताओ। Yes, sir. सर मेरा सर पार्ट मुझे 1 में था आई सेक्शन। हाँ, सेक्शन आई पे अपन आते हैं। सेक्शन एच तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नहीं सर। तो सेक्शन आई पार्ट 1 में देख लेते हैं 1 मिनट पहले। बताओ। सर ये मतलब मुझसे अच्छे से नहीं हुआ। कोई भी क्वेश्चन? सर नहीं I1 नहीं हुआ। अच्छा, I1 नहीं हुआ, तो डिफरेंशिएट बिटवीन, ये तो वो है यार, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको नहीं जरूरत है करने की। इसी का पूछ रही हो ना तुम, डिफरेंशिएट बिटवीन? हाँ सर यही। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, ये तो मतलब तुम समझ लो स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन है ना, डिफरेंसेस लिखना। तो थ्योरेटिकल है ये, तो इसको आप छोड़ दो। और कोई हो तो बताओ। सर एक 7 था आई में पार्ट 2 में। पार्ट 1 में कोई डाउट तो नहीं है किसी को सेक्शन आई में? No, sir. हाँ, इसमें कौन सा आई? सर 7। 7, एक सेकेंड। सर I- इसमें शायद मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई। एक मिनट। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर मास 60 है ना, तो इसका आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, इज फाउंड टू कंटेन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, और कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है ना। तो द कंपाउंड इज, तो देखो परसेंटेज से आप किसी भी कंपाउंड का इंपिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो। ये बात अपन ने मोल कंसेप्ट चैप्टर में सीखी है। इस बात से एग्री करते Yes, हो, sir. है ना? तो परसेंटेज अपन को पता है, मतलब अपन इंपिरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे। ठीक है, Yes. और उसमें फिर ये मतलब इस चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं है एक्चुअली, ये मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन हाँ सर। है ना। आप इंपिरिकल फॉर्मूला निकाल लो, फिर मॉलिक्यूलर मास, इंपिरिकल फॉर्मूला निकल जाएगा। मैं स्टेप्स बता देता हूँ। इंपिरिकल फॉर्मूला निकाल लोगे तो उससे इंपिरिकल फॉर्मूला मास निकल जाएगा। सही है? Yes, sir. उसको मतलब मॉलिक्यूलर मास को इंपिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर देना, तो स्मॉल एन की वैल्यू हो जाएगी। हाँ वो। और फिर वो देख लेना कि कौन से ऑप्शन से वो चीज मैच कर रही है। ठीक है, तुम्हारा इसमें डाउट क्या है Yes, एग्जैक्टली sir. वो बताओ थोड़ा। सर मतलब मेथड सही नहीं करी थी मैंने फॉलो। अच्छा, मतलब ये एक्चुअली मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है ना। सर हाँ, तो उसमें एक बार देख लेना पाकि, और फिर कोई अगर दिक्कत हो तो पूछना, एक बार दोबारा सॉल्व करके देख लेना। ठीक है। Yes, sir. हाँ चंद्रमान बोलो। सर इसमें ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं ना? कर सकते हो, बिल्कुल करना ही चाहिए। मतलब सबसे पहले तो अगर टेस्ट में ये क्वेश्चन है तो वही चीज ट्राई करना चाहिए कि आपको मॉलिक्यूलर मास दिखा तो एक बार ये चेक कर लो कि भाई 4 ऑप्शन ऐसे तो नहीं है जिसमें 60 मॉलिक्यूलर मास एक ही कंपाउंड में आ रहा है ना। अगर मॉलिक्यूलर मास 60 एक ही कंपाउंड में आ रहा है तो वही आंसर है, आगे दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। अगर 2 कंपाउंड में आ रहा है तो फिर आप इसका परसेंटेज का हेल्प ले लो, इसमें फिर चेक कर लो कि भाई किसमें कार्बन 20% आ रहा है। इस तरह से फिर एलिमिनेट करके कर सकते हो, Yes, sir. है ना। बाकी सही तरीका वो सर क्या है वो तो मैंने I8 बता दिया। हाँ बोलो। I8। हाँ सर वो समझा दीजिए बस। हाँ, एक सेकेंड। पार्ट 2 का ये I7 था। I8 कह रहा है कि अ गैसियस हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, मतलब फॉर्मूला हो गया CXHY, हैज 85% कार्बन। तो कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है जैसे यहाँ पर दिया हुआ था, और वेपर डेंसिटी दी हुई है 28। तो वेपर डेंसिटी से आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, है ना। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये अपन ने शायद मोल कंसेप्ट में लिखा है।
Yes, sir. यस तो सर मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था। फिर ये पूछ रहा है द पॉसिबल फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन विल बी। तो आपको मॉलिक्यूलर मास पता है, आपको कार्बन का परसेंटेज पता है, मतलब आपको हाइड्रोजन का परसेंटेज पता है 15%। यही वाला क्वेश्चन हो गया वो एक तरह से हाँ I7, है ना? सर, ये सब मोल कंसेप्ट के आ रहे मतलब ये दोनों हैं मूल कंसेप्ट के, इसमें ऐसा कुछ पीओएसी का काम था नहीं इन दोनों क्वेश्चन में, I7 और I8 में। ठीक है, सर लेकिन क्वांटिटेटिव sir. एस्टिमेशन तो है ना सर। हाँ क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ठीक है, मतलब उसको इतना दिल पे मत लो। अल्टीमेटली टेस्ट में जब कोई क्वेश्चन आएगा या कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो उसमें हेडिंग लिखी नहीं होती, तो वो किसी भी हेडिंग के अंदर में आए वो उतना बड़ा मुद्दा नहीं रहता है ना? आप तो बस ये देखो कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। ठीक है, और बताओ। यस सर बस हो गया। और किसी को कोई डाउट नहीं ना I10 तक? और तो शायद कुछ दिया भी नहीं था इसमें, है ना? ये भी दिया था क्या पार्ट 3? नहीं, नो सर चलो ठीक है, तो फिर बाकी आगे का जो होमवर्क है वो मैं बता दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा, है ना? तो अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, गुड नाइट स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन इन एडवांस। इससे पहले तुम लोग थैंक यू बोलो। थैंक यू सर। Thank you, sir.